तो कल हम लोगों ने मॉड्यूलस पर तो काफी काम कर लिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड है, कॉम्प्लेक्स को किस तरह से वो बदल रहा है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मेरे दिमाग में थोड़ी देर पहले आई। मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ भी शेयर करूं, और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स का जो स्कोप है वो रियल के मुकाबले कितना ज्यादा है, वो तो हम कई जगह देखेंगे। एक उदाहरण ये भी मेरे दिमाग में ये बात आई कि जैसे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 करते हैं, और यहाँ पर जो थीटा है वो रियल नंबर है। तो यहाँ पर हमारे पास ना चीजें बड़ी कंट्रोल में रहती हैं। कैसे? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा जो है, आप भी जानते हैं दोनों का सम 1 है, तो जाहिर सी बात है कि ये 1 या उससे कम ही होगा। और रियल नंबर का स्क्वायर है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। क्यों? रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता ना। यस सर। तो मेरा मतलब है आप ऐसे पढ़ते होंगे कि रियल नंबर का डेफिनेशन ही यही है कि अगर वो 8 से है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो वो सारे 8 जिनका स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है वो सब रियल नंबर है। तो साइन स्क्वायर थीटा भी ये होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा भी यही होगा भाई। और ये इस तरह से एडजस्टेड होंगे कि दोनों के स्क्वायर का सम हमेशा 1 आए। तो अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में से कोई 1 की तरफ जाएगा तो दूसरा 0 की तरफ जाएगा, ताकि दोनों का सम हमेशा 1 बना रहे। इतना क्लियर है? यस सर। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए तो प्लीज। साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड 1 है, और जो जेड है या थीटा जो भी लिखना चाहो आप, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जेड इक्वल टू, अगर आपके पास 3i है आयोटा, तो जेड स्क्वायर -9 है, मतलब लेस देन 0। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब आप साइन स्क्वायर और क्रॉस स्क्वायर पे क्या रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, आप सोचिए प्लीज। क्या ऐसा पॉसिबल है कि साइन स्क्वायर जेड -99 हो और क्रॉस स्क्वायर जेड +100 हो और दोनों का सम 1 लिख दूं मैं? क्या ये पॉसिबल है? हाँ या ना भाई, सोचो। अरे मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछ दिया? ये तो मैंने उदाहरण के लिए वैल्यू उठाई थी, मतलब क्या ऐसा ले सकता हूं पूछा है। ले सकते हैं सर सर अगर ऐसी वैल्यू पुट करेंगे तो 1 तो आएगा ही ना इसमें। अगर हाँ, नहीं मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसी वैल्यू ले सकते हैं, पूछा है मैंने तो। मेरा सवाल यह है कि क्या हम ऐसी वैल्यू ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ये सवाल इसलिए मेरे दिमाग में आया क्योंकि कल हमारे साथ डर सर जुड़े हुए हैं। सर ने कल ये सवाल पूछा था, cos x इक्वल टू 2, जहां x कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, आप z ले रहे हो, सर ने x ले लिया था, और इसके सॉल्यूशन के बारे में पूछा था सर ने। अगर आप रियल नंबर्स में बात करते हैं तो ये कोई मीनिंग ही नहीं है इसका, क्योंकि क्रॉस की मैक्सिमम वैल्यू अगर x रियल है तो आप लोग जानते हैं कि क्रॉस x हमेशा 1 या उससे कम ही होता है। हम बार बार इसे यूज करते रहते हैं। तब मेरे दिमाग में आया कि ठीक है, वहां पर आप x जो x में अनकंफर्टेबल है तो z लिख लीजिए, कोई बात नहीं। z को x प्लस आयोटा वाई में तोड़िए, क्रॉस a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, और सर का जो सवाल था वो ऐसे बन जाएगा।
मान लो मैं एच टी जो जेड लिख रहा हूं और मैं ऐसे ही क्रॉस जेड इक्वल टू 2 ले रहा हूं सपोज। तो साथियों आप बात समझिए, क्रॉस एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 2 है, तो ये क्रॉस एक्स क्रॉस आई वाई जिसको आप कहते हैं वो क्रॉस हाइपरबोलिक वाई बन जाता है, माइनस साइन एक्स और यहाँ आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू 2। तो सर ने ये सवाल कल ग्रुप में पूछा था और उसके बाद हम यहाँ से क्रॉस एक्स क्रॉस हाइपरबोलिक वाई को 2 ले सकते हैं और साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई को 0 आ जाएगा, वो तो 0 आ गया। अब आपको एक्स और वाई निकालने हैं तो कई तरीके सोचे जा सकते हैं। एक बार एक्स को ग्रैब करिए, एक बार वाई को ग्रैब करिए। आप जानते होंगे क्रॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई कितना होता है? 1। तो क्रॉस हाइपरबोलिक वाई कितना हो जाएगा? 2 अपॉन क्रॉस एक्स्ट्रा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक वाई 0 आ जाएगा इक्वल टू 1। तो यहां से क्रॉस स्क्वायर एक्स क्या है? क्रॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4, ये हो पाएगा? यस नहीं, ये एक्स प्लस आयोटा वाई में तोड़ा है आपने, तो एक्स और वाई रियल नंबर है। क्रॉस स्क्वायर 4 कैसे हो सकता है फिर रियल में? रियल में तो हो ही नहीं सकता ना, रियल में तो क्रॉस बाउंडेड फंक्शन है। रियल में क्रॉस बाउंडेड फंक्शन है, क्रॉस -1 और +1 से बाहर तो जा ही नहीं सकता। अब आप वाई के बारे में निकालेंगे फिर, तो आपके पास इस तरह के रेस्ट्रिक्शन है। आप एक बार फिर अब एक्स को ड्राइव करेंगे तो मेरे ख्याल से वो याद होगा आपको, क्रॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होगा। और क्रॉस हाइपरबोलिक अगर आप तोड़ना चाहेंगे सरल शब्दों में तो ये e टू द पावर y प्लस e टू द पावर -y अपॉन 2 बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद बने और आप सॉल्व करें। तो मैं पूछना जो उद्देश्य था मेरे दिमाग में, जो सर के सवाल के बाद जो बात आई, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, क्या मैं समझा पा रहा हूं कि रियल में जब आप ये आइडेंटिटी लगाते हैं जो मैंने सबसे ऊपर लिखी है, तो यहां बड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, आप इससे आगे नहीं जा सकते, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स में ऐसा कर रहे हैं तो साइन और क्रॉस के लिए बाउंडेडनेस जैसा ऑप्शन रहेगा क्या फिर? नो सर। तो फिर ये भी पॉसिबल है, मतलब ऐसा कुछ भी, मतलब जहां एक दोनों का स्क्वायर का सम 1 आ जाए तो यहां पर बाउंडेडनेस गायब हो जाती है। जो बाउंडेडनेस आपने यहां पर तय कर रखी है ना साइन स्क्वायर और क्रॉस स्क्वायर के लिए, वो बाउंडेडनेस गायब हो जाती है। तो एक बड़ा डिफरेंस आपको यहां भी महसूस होगा जो रियल में महसूस नहीं होता, कॉम्प्लेक्स में महसूस हो रहा होगा आपको। तो कोई बाकी स्टूडेंट बताइएगा, क्या मैं अब समझा पाया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बाउंडेडनेस गायब है कॉम्प्लेक्स में। आपके पास एक नया परसेप्शन बना कि हाँ यार ऐसा भी तो हो सकता है। एक छात्र के तौर पर साथियों, जब मैंने ये चीज सीखी थी तो मेरे लिए तो बड़ा नया था कि यार ऐसा भी हो सकता है, मैंने सोचा ही नहीं कभी। तो आप लोग सोचिएगा, काफी महत्वपूर्ण चीज मेरे हिसाब से कि साइन स्क्वायर प्लस क्रॉस स्क्वायर अगर कॉम्प्लेक्स में आप करते हैं तो एक ये है। आपने रियल एनालिसिस में मोनोटोन फंक्शंस या मोनोटोनिसिटी पढ़ी होगी ना? यस सर। यस सर। मोनोटोनिसिटी ही जब आप बात करते हैं कि x1 लेस देन इक्वल टू x2, तो मोनोटोन इंक्रीजिंग है तो fx1 लेस देन इक्वल टू ऐसा करते हैं आप, और डिक्रीजिंग में उल्टा कर देते हैं। और अगर आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करें ये भी ठीक है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि यूजुअल जो ऑर्डर वाला है, हम अभी वो डिक्शनरी ऑर्डर पे नहीं जा रहे हैं, चीजों को इतना नहीं उलझाएंगे।
सामान्य जो लेस देन ग्रेटर देन का ऑप्शन है वो Z1 Z2 के साथ तो लगता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि रियल में जो मोनोटोनिसिटी से जुड़ी हुई थ्योरम्स हैं, बहुत सारी थ्योरम है बच्चों रियल में, वो थ्योरम्स आप यहां नहीं पढ़ेंगे, इस तरह की थ्योरम, क्योंकि फिर कंपेयर कैसे करोगे? तो आपको अंदाज आएगा अच्छा उस तरह की थ्योरम का जनरलाइजेशन कर पाना संभव नहीं होगा। देखिए हम टेलर थ्योरम पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स में हम टेलर पढ़ेंगे, टेलर का जनरलाइजेशन लॉरेंट भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन हम मोनोटोनिसिटी वाली जो थ्योरम्स है उनका जनरलाइजेशन हम यहां नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? अगर कभी पूछा जाएगा तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? यस सर। क्योंकि कंपेयर नहीं करा जा सकता। हाँ हाँ, बस वही बात है, लेस देन ऑर्डर रिलेशन नहीं है ना। तो वही सारी चीजें हैं छोटी छोटी, जो मुझे कई बार लगा कल कि यार चीजें ऐसे भी बताई जा सकती हैं, क्योंकि जब मैं पहली बार पढ़ रहा था तो मैं खुद हैरान रहता था कई बार। कॉम्प्लेक्सिटी पावर जो है वो रियल के मुकाबले बहुत ज्यादा है। लोग कहते हैं कि अब इसमें पूरा प्लेन आ गया है, 2 डायमेंशन हो गए। इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ते थे ना, कि अगर इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी I2 है, तो जो कंबाइंड थी वो I1 प्लस I2 नहीं होती, इससे ज्यादा होती है, अगर आपको याद हो तो वैसा ही ये भी लगता है मुझे कि कॉम्प्लेक्स की जो पावर है वो रियल से काफी ज्यादा हो जाती है। एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूंगा, लेकिन मैंने द्वाराहाट के बच्चों को पढ़ा रखा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोई और स्टूडेंट जवाब दें तो अच्छा रहे। ये मैंने 1 लिखा है, और √1 भी 1 ही आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट नॉन नेगेटिव होता है। उसके बाद 1 को मैं -1 इंटू -1 लिख सकता हूं। इसमें सभी लोग सहमत हैं, ऐसा लिखा जा सकता है? -1 इंटू -1 1 ही होता है, इसमें कोई डाउट है किसी को? द्वाराहाट के अलावा बच्चे जवाब दें प्लीज। क्यों भाई, बाकी है ही नहीं क्या क्लास में? हाँ सर, ऐसा तो फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो आएगा, बट इसको जब अलग करेंगे ऐसा लिख सकते तो हैं, √-1 को तो आप आयोटा बोलते हैं, तो ये आयोटा इंटू आयोटा I², ये -1 है। तो एक स्टेप तो ये था हमारे पास A, दूसरा स्टेप ये था B, तीसरा स्टेप ये था C, और चौथा स्टेप ये था D। अब ये गलत है क्योंकि 1 = -1 नहीं आ सकता, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है IIT का। तो साथियों मैं ये जानना चाहूंगा कि ये ABCD में किस स्तर पर गलत है? सर इसमें तो बी में समझ में आ रहा है। जी सर। और कोई साथी जवाब देना चाहेंगे? ठीक हो गया, आपने जवाब तो दिया अपनी ओर से, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ट्रैक, कोई बात नहीं। देखिए प्लीज, √AB जब हम लोग करते हैं √A √B, तो ये तभी सही है प्रोवाइडेड एटलीस्ट one number is positive। मतलब हम बचपन से √6 तो √2 करके √2 √3 करते आए, और हमें लगा कि हमने ठीक किया, बिल्कुल सही किया है क्योंकि दोनों ही 2 और 3 पॉजिटिव है। चलिए हम -6 लेते हैं, हमने -2 × 3 या 2 × -3 भी कर सकते हैं, तो √-2 और 3 किया, ये भी सही है क्योंकि यहाँ 8 तो पॉजिटिव है, ले लिया आपने। प्रॉब्लम तब आएगी जब आप 6 को -2 × -3 कर देंगे। आपका जवाब सही था, और जब आप ऐसा करेंगे तो √-2 √-3
आप आयोटा की टर्म में लिखना चाहेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर और 3 आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। पहले से भी आयोटा बाहर आएगा तो √2, दूसरे से भी आएगा तो आयोटा √3, आयोटा स्क्वायर -1 तो -√6 हो जाएगा दोबारा। ऐसे तो हम हर नंबर को √6 इक्वल टू -√6 या ऐसे ही कर देंगे, तो ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि आपने दोनों नेगेटिव होने पे ब्रेक कर दिए। तो ये जो था ना, ये जो ब्रेक करना था, तो प्लीज ऊपर वाली कंडीशन पढ़िएगा कि एटलीस्ट एक को तो पॉजिटिव होना चाहिए था। तो मेरा जो सवाल था वो स्टेप बी पर नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि आपके पास ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं ऊपर। तो उम्मीद है मैं सभी लोगों को कन्विंस कर पाया होऊंगा इसमें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही चल रहे हैं अभी भी। फाउंडेशन में बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ाई जानी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि फिर तो थ्योरी है आगे, वो अच्छी बात है, थ्योरी समझना तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन नंबर्स की प्रॉपर्टी समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक चीज आती है, आज मैंने क्रोनी मेथड बताना है जो आपको कह रखा मैंने, लेकिन मैं स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पहले ये बताना चाहूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का क्या मतलब है और कैसे सॉल्व करते हैं? तो एक क्वेश्चन से करते हैं और उसका जनरलाइजेशन करके फॉर्मूला बना देंगे लास्ट में, कुछ नहीं है उसमें ऐसा। मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ कि रूट, जैसे कोई आसान सा कुछ भी ले लेते हैं, 2 + 3 आयोटा ले लेते हैं। फाइंड दिस, मतलब इतना लिख दिया हमने। तो प्लीज प्रोसेस पे जाइएगा, फॉर्मूला याद मत करिएगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम पूछा जाता है। √2 + 3 टाइम्स आयोटा है, और मान लेता हूं मैं कि जब इसे सॉल्व किया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जाहिर सी बात है इसका स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो मैंने मान लिया x + आयोटा y। तो इसका मतलब अब मुझे x और y निकालना है। तो x + आयोटा y का होल स्क्वायर 2 + 3i हो जाएगा। तो x² - y² + 2yxy = 2 + 3i। तो हमारे पास x² - y² रियल पार्ट रियल के बराबर और इमेजिनरी 2xy 3 आएगा। ठीक, मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो चलती रहेंगी। इक्वेशन 3 की वैल्यू समझिएगा प्लीज। इक्वेशन 3 हमें कुछ अलग भी बता रही है। क्या बता रही है? इक्वेशन 3 में देखिए x और y का प्रोडक्ट, मैं यहां लिख देता हूं, फ्रॉम 3 प्रोडक्ट ऑफ xy इज पॉजिटिव ना, प्रोडक्ट ऑफ xy = 3/2 आ रहा है तो पॉजिटिव है। तो दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, क्योंकि x + iy में x और y रियल नंबर। तो दो रियल नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव आने का क्या मतलब? या दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं। हाँ, x एंड y हैव सेम साइन। ये चीज लास्ट में काम आती है, सेम साइंस। ठीक हो गया, इसे ऐसे ही रखिएगा। चलिए आप बाकी गुणा भाग करते रहते हैं, जो नॉर्मली एक आम आदमी करता है। वो ये है कि x² + y² का होल स्क्वायर अगर आपको करना हो तो आप करेंगे x² - y² का होल स्क्वायर + 4x² y² मेरे ख्याल से। और इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। x² - y² आपको पता है 2 है, तो उसका स्क्वायर 4, और ये आ जाएगा 9, तो ये 13। तो x² + y² जब स्क्वायर रूट लेंगे तो √13। अब प्लीज आप इक्वेशन 2 और 4 को ऑब्जर्व करिए। आपके पास 2 है और 4 है, तो ऐड कर देते हैं दोनों को। मैंने कहा आप कैलकुलेशन है केवल, फ्रॉम 2 प्लस इक्वेशन 4 कर देते हैं। तो सीधे सीधे 2y² ऐड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। 2x² इक्वल टू आ जाएगा 2 + √13। तो x² आपके पास 2 + √13/2। अगर आप एक तरफ लाते, जैसे x² है, मान लो x² = λ² है,
अगर आप उसे 8 तरफ लाएं तो आप x प्लस लैम्डा x माइनस लैम्डा फैक्टर क्या डालते हैं, तो इसका मतलब एक्स टी वैल्यू प्लस माइनस लैम्डा लिख सकते थे आप। तो उस हिसाब से फिर एक्स टी वैल्यू क्या लिखूं मैं, प्लस माइनस अंडर रूट 2 प्लस रूट 13 अपॉन 2, ये साइड। तो अगर मैं 4 माइनस 2 कर दूं ऐसे ही, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2, तो 2y स्क्वायर रूट 13 माइनस 2, तो यहां से y की वैल्यू प्लस माइनस रूट 13 माइनस 2/2, ठीक हो गया। एक्स और वाई इक्वेशन 1 में रख दीजिएगा, और साइड में जो मैंने ये अभी बताया राइट साइड में आपको एक्स और वाई के साइन सेम है, ये ध्यान रखना है। तो ये रख दें फ्रॉम 1, सो रूट 2 प्लस 3i था, तो ये हो जाएगा बाहर से प्लस माइनस एक्स टी जगह पर अंडर रूट 13 प्लस 2/2 प्लस आयोटा टाइम्स y की जगह रूट 13 माइनस 2/2, ये आंसर हो गया। तो आप कहेंगे फर्क कब पड़ता, यहां पर ध्यान दीजिए प्लीज। अगर मेरे पास 2 माइनस 3i होता, तो अभी तो कंजुगेट वाला लॉजिक भी ले सकते हैं आप, आयोटा की जो माइनस आयोटा, लेकिन तब आप देखते कि एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आया था। तो फिर मैं क्या करता, अगर मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू प्लस ले ली रूट 13 प्लस 2/2, तो मैं यहाँ माइनस ले लेता। एक्स और वाई अपोजिट साइन के आने हैं, अगर एक्स में प्लस लेते हो तो वाई के आगे नेगेटिव, या एक्स के आगे नेगेटिव तो वाई के आगे पॉजिटिव ले सकते हैं। अब एक बात सोचिए, आपके पास अगर कभी 2 प्लस 3i है, तो उसका जो मॉड है वो कितना हुआ, 2 प्लस 3i का मॉड कितना हुआ, अंडर रूट 4 प्लस 9 रूट 13। आप इसको देख रहे होंगे कि कभी अगर x प्लस आयोटा वाई अगर का रूट किया जाए, मान मतलब रूट ऑफ जेड, तो ये आएगा प्लस माइनस अंडर रूट मॉड ऑफ जेड समझिएगा x प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस माइनस आयोटा टाइम्स, ये फॉर्मूला बन गया अब इसी से, मॉड जेड माइनस एक्स अपॉन 2। आप देखिएगा ऐसे ही आ रहा होगा। यहां पर ये जो बीच में प्लस माइनस लिया है, अगर एक्स और वाई सेम साइन के हैं तो यहाँ पर प्लस ले लीजिए, एक्स और वाई अपोजिट साइन के हैं तो यहाँ पर माइनस ले लीजिए। तो ये फॉर्मूला भी हो गया आपके पास स्क्वायर रूट निकालने का। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? हेलो, क्लियर हो पाया नहीं Yes. हुआ? फॉर्मूला याद Clear करने है, की ज्यादा जरूरत नहीं है, फॉर्मूले पे ज्यादा मत जाइए। एक छोटा क्वेश्चन और कर लेते हैं, फाइंड अंडर रूट आयोटा। चलिए इसको देखते हैं, आप लोग भी ट्राई करिए। अब मैं रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए चुपचाप नहीं बैठ सकता वो, वरना मैं आपको दे देता क्वेश्चन। रूट आई को एक्स प्लस आई वाई मान लीजिए, तो एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू आई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सीधे लिख देता हूँ, 0 आएगा, और 2xy इक्वल टू 1। तो इसका मतलब x एंड y हैव सेम साइन, यहाँ भी हैव सेम साइंस। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर ये लगाइए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये तो 0 ही है, प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब 1। क्यों भाई, इक्वेशन 3 का स्क्वायर हुआ फिर
तो 1 आ जाएगा। यस तो यहाँ से आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 4। फिर 2 और 4 को ऐड करिए वैसे ही जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। 2 + 4 करेंगे तो जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर = 1। दिस इम्प्लाइज x = ±1/√2। और यहाँ तो सेकंड इक्वेशन ये कहती है कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर है, तो वाई स्क्वायर भी इतना ही आएगा, तो y भी इतना ही आएगा। ठीक हो गया। तो फिर 1 में रख दीजिए फ्रॉम 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा कितना आ जाएगा ±1/√2 प्लस i 1/√2, मतलब ±1/√2 1 प्लस आयोटा। थोड़ी हैरानी होती है कि आपके जिस तरह स्क्वायर रूट निकालना था, हमारे दिमाग में ऐसा परसेप्शन बनता है कि यार ये तो छोटी संख्या है और आंसर बड़ा जैसा आ रहा है। तो फिर मैं कहना चाहूंगा कॉम्प्लेक्स में कंपैरिजन अलाउड नहीं है इस तरह से छोटा बड़ा वाला। तो ये लॉजिकली सही है। और कॉम्प्लेक्स का एक फायदा ये भी है कि अगर आपके पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है तो कंजुगेट के बारे में डायरेक्ट ही हो जाती है यहाँ से। ये बस हो गया, आपने -√i का भी निकाल दिया। तो स्क्वायर रूट निकालना कम पूछा जाता है, लेकिन नॉलेज है तो काम आएगी कहीं भी। किसी इंटरव्यू में पूछ लिया निकाल दो तो। अब आप कहेंगे nth रूट भी तो पूछा जा सकता है। बिल्कुल पूछा जा सकता है, लेकिन उसके लिए डे मॉइवर थ्योरम और बाकी चीजें हैं। क्या मैं यहां तक क्लियर कर पाया आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रूट्स पे हम लोग जो काफी फेमस चीज है, मैंने अलजेब्रा पढ़ाते समय, ग्रुप थ्योरी पढ़ाते समय भी ये चीजें पढ़ाई है, मैं एक बार फिर पढ़ा रहा हूँ। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के क्यूब रूट और फिर nth रूट्स पे जाएंगे हम जनरलाइज करते हुए। तो ये अपने आप में बहुत शानदार चीज है और इनकी प्रॉपर्टीज अलजेब्राइक और ज्योमेट्रिक दोनों बहुत लाजवाब। तो पहले हम एक जनरल ऑर्डिनरी मेथड करते हैं, फिर इसका जनरलाइजेशन करेंगे। मेथड 1 कर देते हैं पहले। लेट 1 का आपको क्यूब रूट लेना है और सपोज ये x ले लिया हमने, तो फिर x³ तो 1 हो जाएगा। तो आप इसे x³ - 1³ = 0 ले सकते हैं। फैक्टर करें a³ - b³ पे तो x² + x + 1 = 0 ले सकते हैं। तो x = पहले से तो 1 आएगा, दूसरे में सिरदराचारी मेथड लगाइए, -1 ± √b² - 4ac/2। तो ये 1 -1 ± √-3 आएगा, तो 3 × i² लिख सकते हैं /2। तो यहां से जो x होगा वो 1 -1/2 ± i√3/2। आप ऐसे कर लीजिए इसको। तो ये वैल्यूज आए, तो 1 के 3। चलिए अभी हम इनको फिर लिखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इनको एक छोटा सिंबल दे देते हैं, -12 + i√3/2 को अगर आप ओमेगा मान लें तो माइनस इसका स्क्वायर करने पे आप करके देखिएगा प्लीज, आपको ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जरूरी है कि इसी को ओमेगा माना जाए, पहले वाले को ही? तो इसका जवाब है नहीं, आपकी इच्छा है, आप किसी को भी माने। बच्चों इन दोनों में बड़ी शानदार बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर है। पहले का स्क्वायर करेंगे दूसरा मिलेगा और दूसरे का स्क्वायर करेंगे पहला मिलेगा। आप कर लीजिएगा, स्क्वायर तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सामान्य बात है, मल्टीप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। तो
तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, इसीलिए वो जस्टिफाइड है। तो ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर है। सो तो 1 के जो क्यूब रूट थे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक तो 1 ही आया, दूसरा ओमेगा आया, तीसरा ओमेगा स्क्वायर आया, जहां पर ओमेगा का मतलब -1 प्लस i√3/2 था। ये हो गया हमारे पास। तो हमने ये एक तरीके से निकाला। एक और तरीका है, पहले इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लें थोड़ा सा, तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इस जूम मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है, 6-7 मिनट है, तो इनकी प्रॉपर्टीज बता देते हैं। दूसरा तरीका नेक्स्ट लेक्चर में बात करें। पहला ये है कि अगर आप 1 + ओमेगा स्क्वायर करें तो वैल्यू रख दीजिए प्लीज। ओमेगा की जो -1 प्लस i√3/2 और ओमेगा स्क्वायर की जो -½ माइनस i√3/2। तो प्लीज आप गौर करिएगा, ये 0 आएगा। फिर हम इसका बाद में जनरलाइजेशन करेंगे। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसको जरा गौर से देखिए, ये फाइनाइट सीरीज जैसी नहीं बन रही है। अब इनफाइनाइट तो नहीं बन सकती, 3 ही टर्म है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता जैसे जीपी बना रहे हो 3 टर्म में भी, गुणोत्तर श्रेणी? यस सर। 1 ओमेगा स्क्वायर, तो आप ये कह सकते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म अ जीपी विथ कॉमन रेशियो ओमेगा। यस सर। ठीक हो गया। तीसरी बात, अगर मैं ओमेगा का क्यूब करूंगा तो मेरे ख्याल से आप चाहें तो ओमेगा लिखा हुआ है उसका क्यूब कर लो भाई। और बाकी कॉमन सेंस है कि ओमेगा जो है वो 1 का क्यूब रूट है, तो ओमेगा का क्यूब 1 ही होना चाहिए। उसको करके क्या फायदा है इतनी मेहनत? लेकिन मन कर रहा है करने का, तो ओमेगा लिखा हुआ है सबसे ऊपर, आप उसका क्यूब कर लीजिए, 1 आ जाएगा, सॉल्व हो गया। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चौथा, ओमेगा का मॉड कितना आएगा? देखिए तो x + i/, चित्र √ -½ का स्क्वायर 1/4 और √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो 1 आ जाएगा। और आप प्लीज ओमेगा स्क्वायर का मॉड कर लीजिए, वो भी 1 ही आएगा। तो इससे ये समझ में आया हमें कि 1 का मॉड भी 1 है, ओमेगा का मॉड भी 1 है, ओमेगा स्क्वायर का मॉड भी 1 है। ये तीनों यूनिटी जो है, यूनिटी मतलब 1 के क्यूब रूट है, और ये तीनों 1 दूरी पर ही है ओरिजिन से। तीनों का मॉड 1 होने का मतलब ओरिजिन से दूरी, तो इसका मतलब ये यूनिट सर्कल पे लाई करते हैं। दैट इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लाई ऑन mod z = 1। mod z = 1 यूनिट सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है। आप लोग सहमत हैं या किसी को डाउट है mod z = 1 में? किसी को डाउट है तो निसंकोच बोलिएगा, मैं समझा भी दूंगा। तो ठीक है, किसी को डाउट नहीं है। 5वां पॉइंट बनेगा यहाँ पर, अगर मैं इनको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करूं तो क्या बन रहा है, जरा गौर करिएगा प्लीज। x y, पहला तो 1 है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया 1,0 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। दूसरा था -½ प्लस i√3/2, तो -½ लगभग इतना होगा और i√3 तो यहाँ पर आएगा। तो ये पॉइंट हो गया -½ और √3/2 ज्योमेट्री के हिसाब से ये है। और जो अगला था इसी का कंजुगेट है या इसकी मिरर इमेज है, तो वो नीचे है -½ माइनस √3/2। अगर आप इसे मिलाना चाहेंगे तो मैं तो बहुत अच्छा नहीं बना पाया, आप ऐसे सोचिएगा, कंसेप्चुअली समझिएगा। सपोज इसे ए नाम दे देते हैं, इसको बी और इसको सी। ये तीनों ओरिजिन से बराबर दूरी पर हैं,
अब इसमें देखिए प्लीज, आप गौर करिएगा, आपको ज्योमेट्रिकली भी लगता होगा कि ए बी और ए सी दूरी बराबर होगी, होगी या नहीं? यस सर। हाँ, लेकिन बी सी अलग होगी। आप ट्राई करके देख लीजिए। ए बी कितना है, आप डिस्टेंस फॉर्मूले से सोचिए। चलिए ए बी √1 माइनस हाफ, तो 3/2 स्क्वायर। 3/2 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 9/4 प्लस √3/2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 3/4। तो कितना आ जाएगा ये? √12। 12 3 √3। अब जरा बताइए बीसी कितना होगा? √6। क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है? मैं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? ये आइसोसेलेस बनना चाहिए था सर। ओ ए, ओ बी और ओसी तो बराबर हैं, वो तो 1 होंगे ओरिजिन से दूरियां, तो वो यूनिट सर्कल पे लाई करेंगे, ये तो ठीक हो गया। अब जो ये ट्राइंगल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो ट्राइंगल बनाते हैं, उनकी साइड्स कितनी कितनी है? मैं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ कहीं? एन रूट्स ऑफ यूनिटी तो रेगुलर पॉलीगन बनाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है फिर? यस सर। यस सर, साइड से √3 आ रही सबकी। तो फिर इक्विलेटरल हो गया। फिर मेरा क्यों दिमाग में बैठा हुआ था ऐसा। तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया हमारा हो। अब इसमें जो इसका जनरलाइजेशन है, हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी, वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। हम लोग ठीक 8:15 बजे दोबारा जुड़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। थैंक यू।